सोचिए जरा, रावलपिंडी की सड़कें हैं, मई की वो भट्टी जैसी तपा देने वाली गर्मी और चारों तरफ धूल का गुबार। इसी सब के बीच एक पुराना नीला पानी का टैंकर धीरे धीरे चल रहा है और स्टीयरिंग पर बैठा है अब्दुल, एक थका हारा कोई 35 साल का मजदूर। लेकिन इस मैले से पठानी सूट के पीछे जो शख्स है वो कोई और है। वो है कबीर, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे घातक, सबसे खामोश हथियार। अब ये कोई आम मिशन नहीं था। सच पूछिए तो ये एक नामुमकिन सा लगने वाला हुक्म था। रॉ चीफ के ये शब्द कबीर के कानों में गूंज रहे थे। एक ऐसे दुश्मन को खत्म करना था जिसकी लोकेशन तो मालूम थी, लेकिन उस पर हमला करने का मतलब था एक पूरी जंग छिड़ देना। मिशन था एक भूत को मारना, वो भी बिना कोई आहट किए। तो चलिए इस बेहद खतरनाक ऑपरेशन के दो सबसे अहम किरदारों को समझते हैं। एक तरफ था शिकारी और दूसरी तरफ शिकार, जो अपने ही बनाए किले में पूरी तरह महफूज बैठा हुआ था। कबीर एक ऐसी परछाई बनने में माहिर जिसे कोई देख नहीं सकता, और उसका टारगेट था जलालुद्दीन, लश्कर का वो खूंखार कमांडर जिसके हाथ भारत के बेगुनाहों के खून से रंगे थे। और अब वो पाकिस्तानी सेना के सबसे सुरक्षित अड्डों में से एक कैंप 4 में छिपा बैठा था। इस मिशन की शर्तें देखिए जरा। ये नियम इतने सख्त इसलिए थे क्योंकि लक्ष्य सिर्फ दुश्मन को मारना नहीं था, बल्कि यह भी पक्का करना था कि भारत का नाम कहीं दूर दूर तक ना आए। इसीलिए ना कोई गोली, ना कोई बम, ना कोई सबूत। मौत ऐसी लगनी चाहिए जैसे हार्ट अटैक से हुई हो या फिर अस्थमा के दौरे से। सोचिए, एक भी गलती और दो देशों के बीच जंग पक्की थी। तो सवाल ये था, एक ऐसे किले में कैसे घुसा जाए जहां परिंदा भी पर ना मार सके। कबीर ने बल का नहीं बल्कि बुद्धि का रास्ता चुना। उसने उस एक चीज का इस्तेमाल किया जिसकी जरूरत हर किसी को होती है, पानी। और बस इसी सोच के साथ कबीर बन गया अब्दुल। देखिए, जासूसी की सबसे बड़ी कला होती है अपने वजूद को मिटा देना। वो झुके हुए कंधे, वो हमेशा नीची झुकी हुई गर्दन और चेहरे पर एक बेबसी वाली मुस्कान, ये भेस उसे किसी भी शख्स से कोसों दूर रखता था। वो अदृश्य हो चुका था। कबीर की रणनीति में सबसे अहम चीज थी धैर्य। पूरे 1.5 महीने तक उसने ब्रिगेडियर तारिक के बंगले के बाहर पानी पहुंचाया, सिर्फ एक सही मौके का इंतजार करते हुए। और फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। ब्रिगेडियर की जीप खराब हो गई और कबीर को अपना रास्ता मिल गया। ब्रिगेडियर्स का यही शक कबीर के लिए सबसे बड़ा मौका बन गया। उसने सिर्फ 2 मिनट का नाटक किया, एक तार को यहां से वहां जोड़ा और इंजन स्टार्ट। एक वफादार ड्राइवर जिसे मैकेनिक का काम भी आता हो, फौज के लिए तो हीरे जैसा था। बस कबीर को कैंप 4 के अंदर जाने की सीधी एंट्री मिल चुकी थी। जैसे ही कबीर ने कैंप 4 के गेट पार किए, असली मिशन अब शुरू हुआ। अब वो उस किले के अंदर था जहां हर तरफ दुश्मन थे और हर कोने में निगरानी का एक जाल बिछा हुआ था। यहां कबीर ने जासूसी का एक क्लासिक नियम अपनाया, ग्रे मैन बन जाओ। मतलब एक ऐसा इंसान बन जाओ जो इतना आम और उबाऊ हो कि कोई उस पर दूसरी नजर डालने की जहमत ही न करे। वो जानबूझकर गालियां सुनता, बड़े अफसरों के जूते तक पॉलिश कर देता। धीरे धीरे वो कैंप के फर्नीचर का एक हिस्सा बन गया और लोग उसके सामने ही खुफिया बातें करने लगे थे। और फिर एक दिन उसे वो जानकारी मिली जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। गेस्ट हाउस नंबर 3, एक खास मेहमान और अस्थमा का अटैक। बस यही थी मिशन की चाबी। कबीर को जलालुद्दीन की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल चुकी थी। अब बारी थी हथियार की। कबीर की वो पुरानी कैसियो घड़ी असल में एक हथियार थी। उसमें एक बेहद बारीक सुई छिपी थी और उस सुई में था सक्सिनिल कोलीन, एक ऐसा नर्व एजेंट जो शरीर में जाते ही दिल का दौरा ले आता है। और सबसे खास बात, कुछ ही घंटों में यह खून से पूरी तरह गायब हो जाता है। कोई भी पोस्टमार्टम इसे पकड़ नहीं सकता। तो हथियार तैयार था, टारगेट की कमजोरी भी पता चल चुकी थी। अब बस उस तक पहुंचना बाकी था। और गेस्ट हाउस नंबर 3 तक पहुंचने के लिए कबीर ने एक और दुस्साहसी प्लान बनाया। रात के अंधेरे में कबीर ने गेस्ट हाउस की पानी की पाइपलाइन में थोड़ी मिट्टी डाल दी। अगली सुबह वीआईपी मेहमान के बाथरूम में गंदा पानी आने से हड़कंप मच गया। असली प्लम्बर उस्मान को रास्ते में ही बेहोश करके कबीर ने उसकी वर्दी और टूल बॉक्स उठाया और सीधे गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। एसएसजी कमांडो ने उसे गेट पर ही रोक लिया। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हुई, लेकिन टूल बॉक्स में क्या था? सिर्फ पेचकस और पाने,
कोई हथियार नहीं, कोई बम नहीं। कमांडो ने इशारा किया, जा और सुन, 10 मिनट में काम खत्म करके बाहर आ जाना। बस अब घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी थीं। गेस्ट हाउस के दरवाजे के अंदर कबीर और जलालुद्दीन आमने सामने थे। अब बीच में कोई कमांडो नहीं था, कोई संतरी नहीं। अब सिर्फ शिकारी था और उसका शिकार। जलालुद्दीन, जो पहले से ही अस्थमा का मरीज था, पाइप से आ रही ठक ठक की आवाज से चिढ़कर बाथरूम की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कबीर ने एक झटके में दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। जलालुद्दीन फौरन समझ गया कि यह कोई आम प्लम्बर नहीं है। एक खामोश लेकिन जानलेवा लड़ाई शुरू हुई। बाहर कमांडो खड़े थे, इसलिए एक हल्की सी आहट भी पूरे मिशन को फेल कर सकती थी। ये बिना हथियारों के मौत का एक खामोश नाच था। कबीर ने जैसे तैसे जलालुद्दीन को काबू में किया, अपनी कलाई एक खास अंदाज में घुमाई और घड़ी के अंदर से निकली वो माइक्रो सुई सीधे उसकी गर्दन की नस में उतार दी। जहर को खून में घुलने में चंद सेकंड भी नहीं लगे। जलालुद्दीन का शरीर अकड़ने लगा। ये नज़ारा बिल्कुल एक भयंकर अस्थमा अटैक जैसा लग रहा था। 10 सेकंड के अंदर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन एक बेजान लाश बन चुका था। कबीर ने उसके कान में अपने आखिरी शब्द फुसफुसाए। काम तो हो चुका था, लेकिन असली चुनौती अब थी वहां से बाहर निकलना। कबीर को सिर्फ जलालुद्दीन को मारना नहीं था, बल्कि हर एक सबूत मिटाकर वहां से सुरक्षित निकलना भी था। कबीर ने बड़ी तेजी से सीन को एक दुर्घटना का रूप दिया। लाश के पास अस्थमा का इन्हेलर गिरा दिया, अपने खून के मामूली निशान साफ किए और बिल्कुल शांत तरीके से बाहर निकल गया। जब तक कैंप में खतरे के सायरन बजने शुरू हुए, कबीर का पानी का टैंकर मेन गेट से बाहर निकल चुका था। किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ कि कातिल वही पानी का टैंकर वाला था। अगले दिन दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर्स में एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड मैसेज फ्लैश हुआ, क्लास खाली है। जिस दुश्मन को पानी के सहारे घेर कर खत्म करने का प्लान था, वो खत्म हो चुका था और मिशन कामयाब रहा। दुनिया की नजरों में ये एक गुमनाम बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत थी, लेकिन परछाइयों की दुनिया में ये न्याय का एक खामोश अध्याय था। सवाल तो ये उठता है कि ऐसे कितने ही ऑपरेशन होते हैं जिनके बारे में दुनिया कभी जान ही नहीं पाती।